नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता एकम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है वो विष्णु खरे जी और साथ ही साथ उनकी एक दूसरी कविता भी है जो सत्य है और उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम एकम के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता के जो माध्यम से जो कवि हैं उन्होंने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है कि आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का कहे या कहे आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। परिणाम यह हुआ है कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि जो ईमानदार है वह एक चाय या दो रोटी के लिए भी समर्थ नहीं है और दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश है। ऐसे समाज में ईमानदार लोगों की भूमिका ना के बराबर हो गई है और कभी इसी माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान को कम ही कर सकता है जो कि वह करता है और यही कविता का संदेश भी है। व्यवधान यानी ऐसे लोगों के रास्ते में वो बाधा बनने से दूर हटता है और यहीं से कविता का जो शीर्षक है वो सार्थक साबित हो जाता है कि एक कम कि कम से कम वो अपने को तो उन लोगों के रास्ते में रोड़ा बनने से रोक सके। तो मैं यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें अच्छे से समझने के लिए, साथ ही साथ लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर दीजिए वीडियो को। आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के पहले पद की ओर बढ़ते हैं। पंक्ति कुछ इस तरह शुरू होती है कि 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। सबसे पहले जो ये भाषा है ये अत्यंत सरल है और इस पद की व्याख्या से पहले आपको इसका प्रसंग लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में से ली गई है और जिसके जो रचनाकार है वो है विष्णु खरे जी। और इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। इससे पूरे देश का या कहे कि आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोहभंग हुआ है। आपसी विश्वास, भाईचारे का स्थान धोखाधड़ी और आपसी खींचतान ने ले लिया है। ऐसे माहौल में कवि स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है। वह किसी के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। इस प्रकार वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर सकता है। जैसा कि मैंने जो कविता का इंट्रोडक्शन दिया वो पंक्तियां हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब सबसे पहले भाषा अत्यंत सरल है तो आप इसके पद से ही समझ जाएंगे कि कवि क्या कहना चाह रहा है। साथ ही साथ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है तो आपको मालूम पड़ ही चुका है कि इसमें क्या है। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। यानी कवि कहता है कि मैंने 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत से लोगों को अपने अपने तरीकों से आत्मनिर्भर होते देखा और किस तरीके से वह लोग गलत हथकंडे अपनाकर मालामाल हो गए हैं कि आत्मनिर्भर होते देखा है, मालामाल होते देखा है और गतिशील होते देखा है और मैंने उन्हें उन्नति के पद पर आगे बढ़ते हुए देखा है। यानी उन लोगों की बात की जा रही है जो शॉर्टकट तरीके से या गलत तरीकों को अपनाकर मालामाल हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति मेहनत से कमाना चाहता है वो निरंतर पिछड़ता चला जा रहा है। लोगों ने आर्थिक संपन्नता के लिए यानी पैसा कमाने के लिए झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी आदि का रास्ता अपना लिया है। चारों ओर स्वार्थपरता का वातावरण बनता चला गया और जैसे कि हमारे सेनानियों ने कल्पना की थी अब ये भारतवर्ष बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा। यहाँ सब अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी भी तरीके से मालामाल होना वो लोग चाहते हैं। आगे कभी बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा हुआ है। आगे कभी कहता है कि 25 पैसे की चाय के लिए भी अगर आपके सामने या दो रोटी के लिए भी हाथ फैला रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो ईमानदार व्यक्ति है जिसने धोखाधड़ी को ना अपनाकर ईमानदारी से रोटी कमाने और खाने का निश्चय किया है। कि इस माहौल में ईमानदार लोग दूसरों के आगे हाथ फैलाने को विवश हो गए हैं। जब कोई 25 पैसे एक चाय या दो रोटी के लिए हाथ फैलाता है तब मैं जान लेता हूँ कि मेरे आगे हाथ फैलाने वाला व्यक्ति ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। उसके हाथ
फैलाने में स्वीकार करने का भाव है। और क्या स्वीकार करने का भाव है? मानता हुआ कि हाँ, मैं लाचार हूँ, कंगाल या कौड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर, एक मामूली धोखेबाज। और उनके हाथ फैलाने में ये स्वीकार करने का भाव है, यानी वो स्वीकार कर चुके हैं कि मैं विवश हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं या एक कोढ़ी हूँ, अथवा ये भाव होता है कि मैं अच्छा भला स्वस्थ हूँ, कामचोर और साधारण धोखेबाज हूँ। यानी इन सब का मतलब यह है कि भीख माँगने वाला या तो वास्तव में अत्यंत लाचार होता है, अथवा स्वस्थ होते हुए भी कामचोर या छोटा-मोटा धोखेबाज हो सकता है। पर वह अपना असली रूप बिना किसी धोखे के प्रकट कर देता है। कभी कहता है, उस याचक के मन में यह स्वीकृति का भाव भी होता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच पूर्वक या लज्जा के साथ अपना परेशान होकर या क्रोधित होकर दिए दान के सहारे ही जीवित हूँ। यानी कि अगर वो ईमानदार व्यक्ति 2 रोटी और चाय के लिए भी हाथ फैला रहा है, तो इसका मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा लाचार है या कंगाल है, कोढ़ी है, या वो अच्छा स्वस्थ है और वो कामचोर है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक मामूली धोखेबाज वो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित हो। और वो यह भी स्वीकार करता है कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे संकोच पूर्वक, कि तुम्हारे मन में संकोच होगा कि ऐसे भीख क्यों माँग रहा है कि इसके हाथ-पैर स्वस्थ है। या लज्जा के साथ कि तुम्हें मुझे देखकर लज्जा होती होगी, परेशान होकर, और तुम मुझे दान देते हुए भी क्रोधित भी होते होंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के, तुम्हारे इन सभी भावों के ऊपर आश्रित हूँ, अथवा अपना जीवन इसी तरह निर्भर है। मैंने अपने को तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाशी, निरंकाशी यानी जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जो इच्छा रहित होता है। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। और आगे वो कहता है कि इस तरह हाथ फैलाते हुए वह ये भाव प्रकट कर देता है कि मैंने तुम्हारे सामने आत्मसम्मान खो दिया है, मैंने लज्जा को भी त्याग कर काट दिया है, और मैंने सारी आकांक्षाओं को भी छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाशी, यानी मैंने अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ दिया। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से, यानी मैंने इस दुनिया में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, पैसे कमाने की जो दौड़-भाग चल रही है, मैंने सभी चीज़ों, सभी प्रतिस्पर्धाओं से स्वयं को हटा लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। और आगे वो जिससे माँग रहा है, दान की अपेक्षा कर रहा है, उससे वो ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कोई राइवल नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी किसी तरह की कोई हिस्सेदारी चाहता हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम, या तो तुम मुझे कुछ दे सकते हो, या कुछ नहीं भी देकर कम से कम एक आदमी से तो एक निश्चिंत रह सकते हो। यानी तुम चाहे मुझे कुछ दो, चाहे ना दो, लेकिन मेरी तरफ से तुम निश्चिंत रह सकते हो कि जीवन की किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा में मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते का खतरा नहीं हूँ। अब यहाँ विष्णु खरे जी जो है, उन सभी ईमानदार व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जो कवि ने स्वयं को कहा है कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जो दूसरों के रास्ते में व्यवधान बनने से कम यह तो कर सकता है। तो आशा करती हूँ इसकी व्याख्या आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। पहला है, कवि ने आज़ादी के बाद लोगों की जीवन शैली का यथार्थवादी चित्रण किया है। साथ ही आज़ादी के बाद की स्थिति से मोहभंग भी उत्पन्न हुआ है। 25 पैसे, कंगाल या कौड़ी, नंगा, निर्लज, हर होड़ में अनुप्रास अलंकार है। शब्द चयन अत्यंत सटीक है, भाषा खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस शांत है, छंद मुक्त है, हाथ फैलाना मुहावरा है और गुण माधुर्य है। कविता अत्यंत सरल है। यहाँ मोहभंग की स्थिति का वर्णन किया गया है। देश आजाद हो चुका है, उसके बाद भी कुछ लोग छल कपट कर रहे हैं, कुछ लोग ईमानदारी से खा पी रहे हैं। जो छल कपट कर रहे हैं वो आगे ग्रोथ कर रहे हैं, और जो ईमानदारी से खा रहे हैं वो पिसते चले जा रहे हैं। तो लेखक कैसा इंसान बनना चाहता है? जो उन लोगों के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहता है। बिना किसी देरी के अब इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आप समझ ही चुके हैं कि कवि के अनुसार आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए लोगों ने गलत रास्तों को अपनाया है। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का भी गला काटने से परहेज नहीं करते हैं। देश को खोखला बनाने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। देश का पैसा गबन कर विदेशी बैंकों में डाल रहे हैं। बेईमानी करने में इन्हें जरा संकोच नहीं होता। इस मारे ये मालामाल, आत्मनिर्भर तथा गतिशील बने हुए हैं।
कवि ने इनके ऐसे ही भ्रष्ट तरीकों की ओर संकेत किया है। अगर आपको इसके अलावा भी अपना कोई पॉइंट सूझता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप उसको अपने साथ अपने आंसर में ऐड ऑन भी कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो हाथ फैलाने वाला व्यक्ति स्वयं को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करता, इस कारण उसकी दशा ऐसी हो जाती है कि उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। उसका परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो जाता है। यदि वह अन्य लोगों की भांति भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, तो उसकी चांदी हो जाती है। उसके पास दुनिया की हर सुख-सुविधा विद्यमान होती है, परंतु वह स्वयं को इन सबसे दूर रखता है। वह गरीबी का जीवन तथा दूसरों के आगे हाथ फैलाना उचित समझता है, लेकिन बेईमानी की एक दिन की रोटी कमाना उचित नहीं समझता। इसलिए कवि ने उसे ईमानदार कहा है। उसकी दशा उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। प्रश्न 3 है, कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को लाचार, कमजोर, धोखेबाज क्यों कहा है? तो कवि ने प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी शक्ति विद्यमान होती है कि वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकता है। समाज के प्रति उसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। समाज में जो अनैतिक घट रहा है उसका विरोध करना उसका कर्तव्य है। वह आवाज उठा सकता है परंतु उठाता नहीं है क्योंकि वह डरता है। हाथ फैलाना व्यक्ति को ऐसा ही व्यक्ति है। वह कुछ गलत नहीं करता है मगर गलत का विरोध भी नहीं करता। उसकी अच्छाई उसकी कमजोरी बन जाती है। वह लाचार हो जाता है और उसे लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। यह उसकी लाचारी ही है जो लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस तरह वह स्वयं के साथ और समाज के प्रति अपने कर्तव्य के साथ धोखा करता है। यही कारण है कि कवि ने उसे लाचार, कमजोर तथा धोखेबाज कहा है। प्रश्न है, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदारी नहीं है, कवि से क्या अभिप्राय है? कवि का अभिप्राय यही है कि ऐसे तबके के लोगों को संबोधित कर रहा है जो भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में लिप्त हैं। कवि कहता है कि मैं तुम्हें मुझसे डरने या प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। प्राय अपने प्रतिद्वंदी के कारण लोग भयग्रस्त हो जाते हैं तथा उससे आगे निकलने या उसे गिराने के प्रयास करने लगते हैं। लेखक उन्हें पहले से ही आगाह कर देता है, उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर देता है कि वह इस दौड़ में सम्मिलित नहीं है। अतः उन लोगों को अब उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोग यह समझते हैं कि भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता में इसका साथ देंगे तो इसमें उनका हिस्सेदार बनेगा, तो ये धारणा भी गलत है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि लेखक इस अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकता है, परंतु इसमें अपनी हिस्सेदारी भी नहीं देगा। वह स्वयं को इससे दूर रखना चाहता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि का विरोध तथा कुछ न कर पाने का दुख साफ रूप से अभिलक्षित हुआ है। प्रश्न 5 है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि 1947 के बाद के भारत में बहुत से लोगों के अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के तरीकों का सहारा लेकर अतुलनीय धन कमाया है उन लोगों ने। और जब उनसे कोई धन के विषय में बातचीत करता है तो उनका जवाब होता है कि उन्होंने धन आत्मनिर्भर तथा गतिशील होकर कमाया। अर्थात इस धन को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास रखते हैं, निरंतर परिश्रम किया, जिसका परिणाम है कि वह मालामाल और धनवान हो गए हैं। कवि को ये सब मात्र दिखावा लगता है। ऐसा तो सभी करते हैं, फिर क्यों सभी मालामाल और धनवान नहीं होते? यानी सभी अगर गतिशील होते और ईमानदार होते और आत्मनिर्भर होते तो सभी मालामाल होते। सिर्फ इन्हीं के पास ऐसी क्या मेहनत है जो इतने ज्यादा धनवान इतने कम समय में हो गए? दूसरा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर हूँ, एक मामूली धोखेबाज। यानी भाव है कि भ्रष्ट लोगों को देखकर भी कभी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए स्वयं पर लाचार मानता है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि प्रयास करता तो शायद कुछ बदलाव हो सकता था। यही कारण है कि वह स्वयं को कामचोर कहने से नहीं हिचकिचाता। ईमानदार लोगों की दशा को अनदेखा करने के लिए कारण स्वयं को धोखेबाज भी कह डालता है। लोगों के भ्रष्ट व्यवहार ने उसके हाथ बांध दिए हैं। वे अपने सम्मुख एक ईमानदार व्यक्ति को हाथ फैलाते देखता है, परंतु हालात उसे विवश कर देते हैं और उसकी ऐसी दशा देखकर भी चुप है। यही कारण है कि वह स्वयं को इस प्रकार के नाम से पुकारता है। तीसरा है, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकाशी मैंने अपने को हटा लिया है हर होर से। भाव यह है कि कवि के अनुसार ईमानदार लोगों के समक्ष उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उसके सम्मुख तो स्वयं को नंगा, लज्जा रहित तथा इच्छा रहित मानता है। वह किसी भी प्रकार की स्पर्धा और टकराव की स्थिति से दूर रहना चाहता है। अगर आपको कविता अच्छे से क्लियर है ना, ये सारे प्रश्न उसी में से होते हैं,
लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके साथ एक बार डिस्कस करें ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। उसके बाद भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है या कविता से संबंधित कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट का रिप्लाई आपको मिलेगा। शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहले का हम बताएँगे कि कवि ने मुक्त छंद में कविता की रचना की है, यानी छंदों से मुक्त है कविता। भाषा सरल सहज है, लाक्षणिकता का गुण है, हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ईमानदार व्यक्ति की लाचारी का सूचक है, चाय तथा रोटी के माध्यम से इसकी भूख का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। दूसरी पंक्ति में कवि ने मुक्त छंद में कविता रची है, वही भाषा सरल है, प्रतीकात्मकता का गुण है। इसमें व्यंजना का भी प्रयोग किया गया है। कवि तटस्थ रहता हुआ संघर्षशील व्यक्ति के सम्मुख आने से बचता है। तो इस तरीके से इस कविता के प्रश्नोत्तर भी यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम अगली वीडियो में इस कविता के अगले पाठ सत्य के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।